नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस फॉर हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जाम 2023 पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 मैं पहले ही बना चुकी हूँ और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ये है पार्ट 3। बट बिफोर दैट, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स or WhatsApp groups as Guru Dakshina. And if you want to prepare for any competitive exam in India in the field of environmental sciences, please do subscribe this channel if it is UGC NET, Scientist B, or any other exam. So let's begin. Question number 21. Why does the color of FeSCN2 plus, that is ferrous sulfur cyanide solution, appear red? तो ये solution जो है ये लाल क्यों दिखता है? Complex adds red radiation to solvent? No. Absorbs the complementary green region and transmits red. Correct. कोई भी चीज किसी खास रंग की क्यों दिखती है? क्योंकि वही खास रंग वो ट्रांसमिट करती है और बाकी सारे रंगों को वो अब्सॉर्ब करती है। तो विब गेयर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, यहाँ तक का सारा जो वेवलेंथ है वो अब्सॉर्ब करता है ये सोल्यूशन और रेड रीजन को ट्रांसमिट करता है। B is the correct answer. Question number 22. Aldehyde and acetone can be distinguished by तो हम सब जानते हैं कि एल्डिहाइड और एसीटोन दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है? और सही उत्तर है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, नाइट्रोपेसाइड टेस्ट, फेलिन्स टेस्ट, सीएनपी, ये सब नहीं होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट सही उत्तर है। क्वेश्चन 23. Which one is an essential amino acid? तो ये तो हम सब जानते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड वो होता है जो बॉडी में खुद प्रोड्यूस नहीं होता है, बाहर से लेना होता है, और वो है लाइसिन। तो लाइसिन इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, बाकी एलानिन, आर्जिनिन, प्रोलिन ये सब बॉडी में प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन 24. Which type of protein molecules not have the function of building different structures like cytoskeleton? तो इसमें कौन सा प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि साइटोस्केलेटन या डिफरेंट उससे मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स को खड़े करने के काम में नहीं आता है? तो एक्टिन, ट्यूबुलिन और केराटिन ये सभी हार्ड प्रोटीन्स है और ये हार्ड स्ट्रक्चर जैसे साइटोस्केलेटन है या हेयर है, इनको बिल्ड करने के काम में आता है। सिर्फ ग्लूकागॉन जो है वो इन प्रोटीन्स, इन स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के काम में नहीं आता। ठीक है, और ये मैंने जहां से क्वेश्चन उठाया गया है या सॉरी जहां से इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है उसका लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं। जनरल एंटीडोट फॉर आर्सेनिक पॉइजनिंग इज B23-dimercaptopropanol। यही जनरल एंटीडोट है आर्सेनिक पॉइजनिंग का। करेक्ट आंसर इज बी, और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वेरीफाई कर सके कि आंसर सही है। क्वेश्चन 26. Which one of the following statements is correct? The rate of enzyme activity is inversely proportional to the square root of concentration of enzymes. No, rate of enzyme activity is directly proportional to the concentration of enzymes. जितना ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा एंजाइम है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा, कि ज्यादा एक्टिविटी तो कम एंजाइम, तो ये तो नहीं होगा। The enzyme rapidly denatures if the temperature increases above 30 डिग्री सेल्सियस, ये भी नहीं है। एंजाइम का डिनेचुरेशन यूजुअली 60 डिग्री के बियॉन्ड शुरू होता है, जब टेम्परेचर काफी गर्म हो जाता है। 30 डिग्री पर तो एंजाइम को प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है 20 से 30 डिग्री पे, और बहुत अच्छा एक्ट करता है वो। और 30 के ऊपर हाँ उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, लेकिन डिनेचर नहीं होता है। डिनेचर, एंजाइम डिनेचर होने का एक अच्छा आपको एग्जाम्पल है, जैसे हम तवा गर्म करते हैं, उस पर अंडा फोड़ते हैं, तो अंडे में एंजाइम होती है, तो वो सारे डिनेचर होते हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिनेचर्ड एंजाइम्स और डिनेचर्ड प्रोटीन्स। और इसी तरह से एक वर्ड होता है कोआगुलेशन। कोआगुलेशन का मतलब होता है हार्ड हो जाना। जैसे हम अंडा है उसको गर्म पानी में डालते हैं, वो हार्ड हो जाता है, उसको कहते हैं कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये डिनेचर और कोआगुलेशन होता है और अलग अलग टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, फेब्री डिजीज, तो ये दोनों ही आंसर सही, दोनों ही स्टेटमेंट ए और बी दोनों ही सही नहीं है। सी, फेब्री डिजीज prevents body from making enzymes alpha galactoside A that breaks down fat, ये सही है। और इसके लिए भी यहाँ पर एक लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कि जिसमें फेब्री डिजीज के बारे में बताया है कि वो बॉडी को किस तरह से एंजाइम जो है अल्फा गैलेक्टोसाइड एंजाइम बनाने से रोकता है। और उस फेब्री डिजीज को अल्फा गैलेक्टोसाइड एंजाइम डेफिशिएंसी डिजीज भी कहते हैं। उससे बॉडी में जब ये एंजाइम नहीं बनता है, फैट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सी स्टेटमेंट सही है। डी अगेन गलत है। एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड हेंडरसन। रिचर्ड हेंडरसन एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, लेकिन उनका फेब्री डिजीज से
कोई लेना देना नहीं है। तो सही उत्तर सिर्फ एक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। Question number 27. Adult hemoglobin consists of 4 subunits having 2 alpha and 2 beta subunits. So correct answer is B. Question 28. Consider the following statements about plastic waste management rules 2016. The rules provide for, और यहाँ पर मैंने ये CPCB की वेबसाइट है, मैं आपको खास तौर से दिखाना चाहती हूँ क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो मैं आराम से इसका जिक्र कर सकती हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सारे रूल्स वगैरह जो लेटेस्ट हैं और जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म से रिलेटेड है, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो अब कहना है कि कौन सा सही है। इंक्रीज इन मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स फ्रॉम 30 to 60 माइक्रोन्स, नहीं 40 to 50 माइक्रोन्स था ये। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत। तो ये मैनेजमेंट रूल्स 2016 है। एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 भी है, तो वो दूसरा है, ये 2016 है। तो सन कौन से साल में हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। revamped pricing mechanism for plastic carry bags by introducing plastic waste management fee to be paid by retailers, street vendors willing to provide plastic carry bags as a pre-registration charge. Introducing user charge and spot fines by local authority. ये सही है, यूजर चार्ज और स्पॉट फाइन्स सही था। और 4, डिक्रीजिंग द गेनफुल यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन रोड कंस्ट्रक्शन, एनर्जी रिकवरी एक्सेट्रा। डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग द गेनफुल यूज। तो 4 सरासर गलत है और 1 भी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर है बी, 2 and 3 ओनली। आई एम सॉरी, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। 2 and 3 only. Introducing user charge and spot fines by local authority and revamping pricing mechanism for plastic carry bags by introducing plastic waste management fee. तो 1 गलत है क्योंकि कैरी बैग का जो थिकनेस है 40 to 50 माइक्रोन्स हुआ था, ना कि 30 to 60, और लेटर वो 50 to 75 माइक्रोन्स हुआ था जब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 आए थे। पर 2016 में वो 40 to 50 माइक्रोन किया गया था, ना कि 30 to 60। ठीक है। और डिक्रीजिंग द गेनफुल यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन रोड कंस्ट्रक्शन नहीं था, वो इंक्रीजिंग था। तो इसलिए 4 भी गलत है क्योंकि यहाँ डिक्रीजिंग लिखा है, ना कि इंक्रीजिंग। तो 1 और 4 गलत है, 2 और 3 सही है। ठीक है। फाइनल क्वेश्चन, नो सॉरी, सेकंड फाइनल क्वेश्चन। Consider the following statements about the solid waste management rules 2016. The rules bestow the waste collector with the responsibility to segregate waste into 3 streams: wet, dry, and domestic hazardous waste. Galat. The rules bestow the waste collector with the responsibility to segregate waste into 3 streams, that is biodegradable, non-biodegradable, and domestic hazardous waste. ठीक है। तो A is wrong, 1 is wrong. 2, the rules provide ways for integration of waste pickers or rag pickers. तो ये भी क्लियर नहीं है उसमें। वेस्ट और रैग पिकर्स की बात जरूर की गई है उसमें, उन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में, पर उनको सिस्टम में इंटीग्रेट करने की बात नहीं की गई है। उनके एक रिप्रेजेंटेटिव को राय मशवरा के लिए बुलाने की बात की गई है। तो ये क्लियर नहीं है, ये चीज 2 भी नहीं है। 3, the rules mandate local bodies to frame their bylaws to impose user fee, yes, to be paid by the generator to waste collector, and a spot fine for littering and non-segregation. C is correct. ठीक है। तो जो जनरेटर है, जो वेस्ट जनरेटर है, उसको फीस देना पड़ेगा और स्पॉट फाइन होगा लिटरिंग के लिए। तो 3 सही है, आंसर इज सी। ठीक है। आखिरी सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस: इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा स्टेट ब्रांच, हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी, हरियाणा स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड्स, और मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नर के अंतर्गत आता है? तो ये एक लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि गवर्नर ऑफ हरियाणा जो है किन किन बॉडीज के वो चेयरमैन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर कंट्रोल F करते हैं, मेवाड़, तो मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड के वो चेयरपर्सन होते हैं गवर्नर। इसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा स्टेट ब्रांच के भी चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा हरियाणा स्टेट भारत स्टेट स्काउट एंड गाइड्स के भी वो चेयरमैन होते हैं। ठीक है। सिर्फ हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के चेयरमैन वो नहीं है। तो 1, 3 and 4, 1, 3 and 4, आंसर इज डी। ठीक है। इन सभी के चेयरमैन जो या हेड जो होते हैं वो गवर्नर ही होते हैं। आशा है आज जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, डिसएग्रीमेंट्स और डिफिकल्टी, या लगता है कि कुछ गलत बताया है मैंने, तो कमेंट से मुझे जरूर बताएं।
और बाकी सारे पार्ट्स भी मैं धीरे धीरे बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि अगले 10 दिन में बहुत बिजी रहने वाली हूँ। हम शहर दूसरा बदल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, पूरे घर के सारे सामान समेटना और फिर शहर मूव करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अगले 15 दिन के अंदर आपका सारा जो बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 100 तक वो मैं सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिए अगर आप यूजीसी नेट की या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस के फील्ड में तो।